सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा बच्चों, अब आ रही है आवाज? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, सॉरी वो माइक ऑफ था. So we would like to start once again. So welcome to an interactive session of information security class. The reason for this interactive session is the same as the previous sessions have, that you can ask questions related, specially related to previous recorded lectures, followed by some questions can be about paper, examination, project, and then we will have a quiz or an assignment discussion. So first of all, हम इसको थोड़ा टाइम स्लॉट, थोड़ा मुझे आप लोगों ने एक्सक्यूज करके रखना है. मेरा ना गला पिछले एक वीक से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इन बिटवीन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है. तो हमारा जो इसको हम टू पोर्शन में कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस को. पहले मैं आपसे रिकॉर्डेड लेक्चर से क्वेश्चन आंसर्स ले लेता हूँ, और उसके बाद हम प्रोजेक्ट या पेपर से जिस तरह से भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें. तो हमारे जो प्रीवियस दो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो जो लास्ट वीक में था फायरवॉल्स था, और जो लास्ट डे मैंने अपलोड किया पासवर्ड्स है. आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एक्चुअली ये पासवर्ड जो है, ये प्रीवियस वीक का, यानी कि वीक 15 का टॉपिक है, जो कि मैंने इस वीक में अपलोड किया है. रीज़न बीइंग कि मेरी लास्ट फ्यू डेज में वीक 15 के मेरा गला बिल्कुल बैठ गया था और आवाज़ नहीं थी, तो आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड एनी सेशन इन दैट बाय द एंड ऑफ द वीक. तो वो मैंने किया है. इस वीक के अभी दो सेशंस रहते हैं. टॉपिक एक ही रह गया हमारा अब जो एग्ज़ाम से पहले है, और उस टॉपिक का नाम है ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशंस. तो वो एक टॉपिक रह गया है, चाहे मैं उसको एक ही लेक्चर में कंक्लूड कर दूंगा या मैं उसके दो पार्ट्स बना दूंगा, तो दो लेक्चर्स इस वीक के हो जाएंगे. अगर वो एक ही सर लेक्चर में ये कर देना कि स्टूडेंट्स के पास टाइम हो तैयारी करने के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे कंटेंट है और बहुत कम टाइम है तैयारी करने के लिए. सो जितना आप लोग टाइम दे सकेंगे उतना ही बेहतर. बच्चे लेट मी कंप्लीट. एक तो आपका थोड़ा सा ये गिला थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है. हमारा मिड के बाद का स्पेशली कंटेंट बहुत कम है. रीज़न बीइंग कि हमने तकरीबन 2.5 हफ्ते जो प्रैक्टिकल किया है वो एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं होगा. ठीक है, वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो इसका मतलब है 5 लेक्चर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एग्जाम्स. तो अगर 5 लेक्चर्स भी हमने थ्योरेटिकल पढ़े होते तो फिर आप सोच सकते हैं कंटेंट क्या होता. तो 5 तो लेक्चर डायरेक्ट ही निकल गए ना आपके एग्जाम सिलेबस में से. तो बाकी नेक्स्ट जो मेरा लाइव सेशन है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ट्यूसडे को रखूं. उसकी रीज़न है ताकि अगेन आपके पास तैयारी के लिए टाइम हो. आज हमारे पास थर्सडे है, 21 है. ट्यूसडे को 26 बनेगी. 26 को मैं आपको फाइनल का सिलेबस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये सारा कुछ बताऊंगा जब मैं आपके पेपर सबमिट कर चुका हूँगा. ठीक है, तो अगर मैं अभी आपको सारा सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूं तो हो सकता है कि पेपर बनाते हुए कोई ऐसी चीज़ बीच में इंक्लूड हो जाए जो मैंने आपको ना बताई हो. तो आज या कल में मैं पेपर सबमिट करने वाला हूँ. पेपर सबमिट हो जाएंगे तो ट्यूसडे को हम लाइव सेशन रखेंगे. कमिंग ट्यूसडे जो कि हमारी बन रही है 26, उसके अंदर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा. आज हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि ओवरऑल सिलेबस क्या है. ठीक है, जो आप और आपको समझ आ जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है. तो जो मैं अभी बता रहा था कि मुझे 2 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं इस वीक के, 45 मिनट्स एटलीस्ट के. तो अगर मेरा एक ही लेक्चर के अंदर मसलन 60 मिनट के अंदर या 55 मिनट्स में वो टॉपिक जो हमारा एक टॉपिक रह गया हुआ है दैट इज़ नोन एज ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशंस, वो एक टॉपिक अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ एक ही लेक्चर में, तो फिर मैं एक सेकेंडरी लेक्चर जो भेजूंगा वो जनरल इंफॉर्मेशन या वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, लेकिन वो एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं होगा. क्योंकि मैंने जो मेरे वर्किंग आवर्स हैं या मेरे स्टूडेंट्स की तरफ जो मैंने उनको कंटेंट डिलीवर करना है उसके आवर्स मैंने हर वीक के पूरे करने.
तो एक्चुअली इस वीक के 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मतलब है 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स का कंटेंट आपको ज़रूर मिलेगा। उसमें से जो ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन वाला टॉपिक होगा वो एग्जाम में इंक्लूडेड होगा। और अगर उसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं क्रिप्टो करेंसी पे अगर कोई एक लेक्चर छोटा सा 20 मिनट्स का रिकॉर्ड करके दूं तो वो इंफॉर्मेटिव लेक्चर ज़रूर होगा, लेकिन वो एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं होगा। तो सिर्फ मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अब आपकी बारी है, आप चाहे मेरे से इन दो टॉपिक्स में से क्वेश्चन कर लें, जो कि टॉपिक्स फायरवॉल्स है और पासवर्ड्स है, या आप अगर पेपर या उसके और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, तो आप वो भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स। सर ये जो थ्योरेटिकल बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसकी सिर्फ आपको वीडियो ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करके सिर्फ आपको मेल करनी है, सिंपल? कौन से वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं सर ये इसी की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो आपने एक हमें दिया था ना, या तो डॉक्यूमेंट बेस या प्रैक्टिकल बेस। तो हाँ प्रैक्टिकल जी, बेस की सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डिलीवर करनी है। हाँ जी, वो वीडियो के टास्क मैं बिल्कुल एंड पे दूंगा, क्योंकि वो आप पहले एग्जाम प्रिपेयर कर लें, एग्जाम दे लें, तो उसके बाद भी 1 वीक होगा आपके पास और मैं आपको टास्क दूंगा। और वो टास्क सारे किस में से होंगे? जो मैंने प्रैक्टिकल काम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है उसमें से होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होगा। तो सर अगर वो आप पहले से, एक मिनट यार मुझे कंप्लीट करने दो। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सारे वो वाले लेक्चर्स देखें और उनके अंदर किए गए टास्क को एक दफ़ा करके देख लें, ठीक है। और अगर आप पहले से तैयार करके रखना चाहते हैं तो अपने तौर पे उन सारे टास्क को करते हुए उनकी वीडियोस पहले ही रिकॉर्ड करके रख लें, और जब मैं टास्क दूंगा उसमें से वो वाले वीडियोस को कट करें और वो वाले वीडियोस की एक वीडियो बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा। जी अब पूछें। तो फिलहाल इसकी डेडलाइन आपने अभी तक नहीं प्रोवाइड की? बच्चे डेडलाइन प्रोवाइड कर दी हुई है। वो लेक्चर एग्जैक्ट एक वीक के बाद जिस दिन आपका आखिरी पेपर होता है डेट शीट में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का, आपका जरूरी नहीं हो सकता आपके पहले 3 दिन में खत्म हो जाए। कंप्यूटर साइंस की डिपार्टमेंट की डेट शीट का आखिरी पेपर जो है उसके बाद 1 हफ्ता दूंगा आपको। सर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो ये थी कि वीक नंबर 9 से वीक नंबर 12 तक जो वीडियो ट्यूटोरियल्स आपने यानी कि हमें प्रोवाइड किए हैं उनमें जो प्रैक्टिकल आप हमने वो यानी कि करके आपको बच्चे उसमें भेजना से था। होगा, उसमें से मैं टास्क दूंगा, वो सारा नहीं होगा, कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसकी डेडलाइन काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। और यार अभी बताऊं किस तरह बता रहा हूँ, 1 वीक होगा आपके पास और वहां पे फॉर्म आफ्टर अपलोड एग्जाम्स? करूंगा। हाँ जी, आफ्टर एग्जाम्स, डेट शीट ओके के जो आखिरी एग्जाम है उसके बाद 1 वीक होगा। ओके। जी स्टूडेंट्स। सर मुझे ये था कि मैं ना जो प्रपोजल आपने कहा था कि 15 से पहले देना है, मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे ना FYP का प्रोजेक्ट लाइक सबमिशन का वक्त आ रहा है। तो मैं उसकी क्या नाम है, डिजाइनिंग के प्रोसेस पे फिर दोबारा जा रही हूँ, बिकॉज मेरे टीचर एडवाइजर कह रही है कि लाइक क्लास डायग्राम और कुछ और डायग्राम्स जो पूरी नहीं है, मैं उन पे बिजी थी इसलिए मैं कर नहीं पाई। तो मुझे लाइक थोड़ा सा और टाइम मिल सकता है? आज मैंने वैसे प्लान किया है कि मैं प्रपोजल बना के आपको सेंड कर दूंगी। बच्चों, जो मैंने आगे बहुत लीनियंट डेडलाइंस दी हुई हैं, प्रायोरिटाइज करें अपनी उन चीज़ों को जो करंट है। देखें, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन सम टाइम किसी एक टाइम के अंदर दूसरी चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। तो इस वक्त आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो सब्जेक्ट्स की है, बिल्कुल लास्ट वीक चल रहा है, इस वक्त आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की वो इम्पोर्टेंस नहीं है फॉर द टाइम बी, फॉर 2 वीक्स। सर ऑब्वियसली, एक मिनट बात सुन लें। क्या नाम है, FYP की ऑब्वियसली फाइनल प्रेजेंटेशन कभी भी हो सकती है। बच्चे, वो आपकी मर्जी पे है ना, बट आपने निकाल की कहा हुआ है ना, सुनो। वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरे पास 130 बच्चे हैं इस क्लास में और मैं अगर अगर हर एक को इस तरह यानी कि इंडिविजुअल बेसिस पे उनके सर्कमस्टांसिस देख के फैसले करूंगा तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर मी। तो आपने पॉइंट ये है कि जो प्रोजेक्ट के नंबर हैं वो उन नंबरों में से मैंने कुछ लोगों के नंबर काटने भी तो है ना, तो जो डेडलाइंस मिस होंगी कुछ ना कुछ उसकी, एक बच्चा है जो हर चीज़ सारा कुछ टाइम पे जमा कराता है और दूसरा बच्चा नहीं कराता, तो दोनों के नंबर्स में कोई डिफरेंस तो आएगा ना बच्चों। तो अगर मैं सारों को एक ही छड़ी से आंकूंगा तो जो बंदा सारा कुछ ठीक कर रहा है उसको मैं किस तरह जवाब दूंगा?
ठीक है तो सर। ये proposal उसको एज सून एज पॉसिबल फॉर ही उसको फॉर्म को सबमिट कर दें आप। और वो कोई लंबा काम मैंने मांगा ही नहीं है, मैंने एक पैराग्राफ मांगा हुआ है आपसे उसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने एक कहा था कि प्रपोजल आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट में भी बना के मुझे सबमिट करवाना है। वो बच्चे उसको छोड़ इजी कर दिया मैंने, उसकी जरूरत नहीं है, आप बस ये फॉर्म जमा कराएं जो फॉर्म ऊपर किया हुआ है। सर बाकी सारा कुछ आपको एग्जाम के बाद एक ही दफा सबमिट कराऊंगा। मैं बर्डन कम कर रहा हूँ आप लोगों का, ओके ठीक है। सर, हर थैंक हफ्ते हम एक क्विज भी रख रहे हैं और ये चीजें भी, और ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट का हो रहा होगा, तो मेरा कोशिश है कि आप लोगों को ज्यादा चीजें सबमिट ना करनी पड़े। जो मिनिमम लिमिटेशंस हैं जो हमें मैनेजमेंट ने कही हैं वो ऑब्वियस है कि हर वीक के अंदर एक असाइनमेंट या क्विज लाजमी हमने कंडक्ट करना है। तो असाइनमेंट ज़रा बड़ा काम हो जाता है, मैंने असाइनमेंट्स कम रखी हैं और क्विजेज हम फौरी उसी क्लास में ले लेते हैं, तो इसलिए वो क्विज को मैंने उसके ऊपर रखा सर है। ये नहीं आगे भी आपने पढ़ाना टॉपिक है अभी? बच्चे आपने शायद लेट ज्वाइन किया एज यूजुअल, मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सर आप तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मैं लेट ज्वाइन करूं तो सर आपको मैं नजर आ जाती हूँ, बाकी लेट ज्वाइन करते आपको कोई भी नजर नहीं आता। पर उसकी रीजन है, तुम वो क्वेश्चन करती हो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया होता है, इसलिए मुझे तो तुम नजर नहीं छोटी सी बात है, अगर आप अगेन बता दें तो इसमें क्या हो जाता है? यू आर नो वन स्पेशल टू मी, कोई स्टूडेंट भी दूसरे से स्पेशल नहीं है, मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं। अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया था, आपने वही क्वेश्चन किया तो मुझे पता लग गया आपने मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी, ठीक है, इसलिए। और तो पहले भी मुझे क्या पता था कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। बच्चे क्वेश्चन हुआ था, आपको क्वेश्चन भी सुना होगा और मेरा आंसर भी सुना होगा, और वो यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि एक टॉपिक कौन सा रह गया हुआ है, मैंने वो बकायदा पूरा टॉपिक बताया है जो रह गया हुआ है। अच्छा बच्चों, और कोई क्वेश्चन हो जो कि स्पेशली पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से हो, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं फायरवॉल और पासवर्ड्स, इनके अंदर से आपको कोई चीज़ समझ नहीं हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, जो कि नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम रिकॉर्डेड लेक्चर्स के सर ये नहीं समझ आया, इसको एक्सप्लेन कर दें। नो क्वेश्चंस, इसका मतलब मैं ये लूं कि आपको ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर है। नहीं सर, अभी हमने इस वीकेंड पे इरादा रखा हुआ पढ़ने का, इनको वीडियोस देखने का। नहीं बच्चे चलो, जो पासवर्ड्स है वो तो मैंने लास्ट डे किया था, उसका तो मैं मान लेता हूँ। फायरवॉल्स तो पिछले वीक का अपलोडेड है ना, अब अगर आप पेंडिंग करते जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सर एक्चुअली बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, तो बर्डन ना कुछ ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से ना टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो गया। बच्चे 40-45 मिनट्स का टॉपिक होता है, देख ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा नहीं ख्याल, आप ओरिजिनल भी अगर पढ़ रहे हो तो इतना ही टाइम लगता है। अच्छा, मैं एक दफ़ा गो थ्रू करता हूँ कि हमारा बेसिकली सिलेबस क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, जो कि मैंने बताया है ट्यूसडे को मैं लूँगा लाइव सेशन। तो अभी हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, यानी कि ओवरऑल जो हमारा सिलेबस बन रहा है, जिसके अंदर से मैंने पेपर बनाया है, वो अभी मैं आपको उसके बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमारा ये नोट करते जाएं, अगर आपने नोट करना है, ऑल दो के मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, लेकिन समटाइम्स आप लोग रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं देखते और टॉपिक भूल जाते हैं, तो अगर किसी ने नोट करना है तो नोट भी कर ले। हम शुरू करेंगे, पहला टॉपिक, हमारे दो टॉपिक्स हैं जो कि मिड से पहले के हैं, वो है हमारे पास कन्वेंशनल इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के। यानी कि इंक्रिप्शन हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ये सारी सिक्योरिटी बेस करती है, चाहे उसके अंदर वेब सिक्योरिटी आए, चाहे ईमेल सिक्योरिटी आए, जो टॉपिक्स भी हमने मिड के बाद डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे बेस करते हैं हमारी इंक्रिप्शन पे। और इंक्रिप्शन दो टाइप्स की हमने डिस्कस की हुई है, कन्वेंशनल इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, जिसको हम पब्लिक की प्राइवेट की इंक्रिप्शन कहते हैं, और उसके साथ एक ऑथेंटिकेशन की लेक्चर स्लाइड्स है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, यानी कि ऑथेंटिकेशन, कन्वेंशनल इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। और उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक्स हैं
अगर मैं ये क्लासरूम में जाऊँ, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, तो हमारे पास ये जो इंक्रिप्शन वाले टॉपिक्स हैं ये यहाँ पे लेक्चर स्लाइड सेट 6 में होगा, 5 में होगा और 4 में होगा, मेरे ख्याल से इन 3 में होगा। मैसेज ऑथेंटिकेशन, लेक्चर स्लाइड सेट, कन्वेंशन, ये 4 सेट है, ठीक है। और ये हमारे पास क्रिप्टोग्राफी 2 है और हमारे पास पब्लिक की इंक्रिप्शन है। ये लेक्चर स्लाइड्स हैं हमारे पास। उसके बाद ये नहीं है, यानी कि वीक 7 वाली नहीं है, वीक 6, वीक 5 और वीक 4 वाली लेक्चर स्लाइड्स इंक्लूडेड है। अच्छा, उसके बाद 7 वाली इंक्लूडेड नहीं है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाली, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद RSA की वर्किंग हमारे सिलेबस के अंदर इस वक्त इंक्लूडेड, इसके अंदर वर्किंग नहीं है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताऊंगा। एक इसमें से क्वेश्चन टॉपिक आया हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक है, उसको तैयार कर लीजिएगा। वो एक्चुअली अभी भी बता देता हूँ, उस वक्त रिपीट भी कर दूंगा। RSA के हमने इंक्रिप्शन करने का फार्मूला देखा था और डिक्रिप्शन करने का फार्मूला देखा था, ऑथेंटिकेशन के लिए भी और इंक्रिप्शन के लिए भी, यानी कि उसके लिए क्या कहते हैं उसको, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये है क्रिप्टोग्राफी का फार्मूला, ठीक है। m रेज टू द पावर e mod n और m जो डिक्रिप्ट करने का है c रेज टू द पावर d mod n। ये वाले फार्मूले के साथ वैल्यूज के साथ एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी जिनके ऊपर आपने ये फार्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करना है। 2 या 3 मिनट्स का काम है, मैंने आपको एक क्वेश्चन ही बता दिया जो पेपर में आ रहा है, ठीक है। और ये पेपर के अंदर लाजमी क्वेश्चन है इसके अंदर। तो RSA का ये वाला आपने पार्ट जरूर देखना है, ये पब्लिक की इंक्रिप्शन के चैप्टर में है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वीक 9 के अंदर हमारा वर्चुअल लैब सेटअप शुरू हो जाता है। मैंने कहा वर्चुअल लैब के अंदर जो काम किया है वो हमारे पेपर का हिस्सा नहीं है, तो वीक 9 के अंदर जो एक लेक्चर रहता है जो मिड के फौरन बाद हुआ था वो नहीं है। वीक 10 के अंदर अगेन हमारे पास प्रैक्टिकल काम है, ये इंक्लूडेड नहीं है मिड फाइनल पेपर के अंदर। वीक 11 के अंदर हमारे पास दोबारा जो है nmap और प्रैक्टिकल काम है, ये इंक्लूडेड नहीं है। वीक 12 के अंदर जाके हमारा जो सेकंड लेक्चर है मेरे ख्याल से वो हमारा थ्योरेटिकल पे शुरू हो गया था। लेट्स सी कि वो क्या था वीक 12 का सेकंड लेक्चर। हाँ जी, ये हमारे पास, एक मिनट मुझे इधर, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के ऊपर। तो इसका मतलब है कि हम लोग वीक 12 के सेकंड लेक्चर से अगेन शुरू करेंगे। अब आप समझें दोबारा से कि जो मिड से पहले है वो हमारे पास वीक 4 है, वीक 5 है और वीक 6 है, ठीक है। वीक 7 नहीं है। वीक 8 के अंदर एक्चुअली मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है जो कि वीक 6 की स्लाइड्स को ही एक्सप्लेन कर रहा है। क्रिप्टोग्राफी 3 के अंदर पब्लिक की इंक्रिप्शन का ही हिस्सा है वीक 8 वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक्चुअली वीक 8 में कोई लेक्चर नहीं हुआ था, ये सिर्फ हमारे पास वो वीक था, मिड टर्म एग्जाम वीक था, तो जस्ट एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है। तो एक्चुअली कौन सी स्लाइड्स मिड से पहले हैं? वीक 4 की, वीक 5 की और वीक 6 की। तो वीक 8 को भी बेसिकली आप कंसिडर ना करें। तो RSA की जो वीक 6 की स्लाइड है उसमें से वो फार्मूले वाला क्वेश्चन आ सकता है आपको। अच्छा, उसके बाद मेरे पास वीक 9, वीक 10, वीक 11 टोटली नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं एक दफा फिर भी। वीक 11 के अंदर सेकंड लेक्चर हमारा प्रैक्टिकल था, नहीं इंक्लूडेड। तो बच्चों अब क्लियर हो गया आपको 4, 5, 6, वीक 4, 5, 6 और फिर 12 से आपने शुरू करना है। 12 के अंदर हमारे पास 4, 5, 6, 7 इंक्लूडेड नहीं। 12 के अंदर सेकंड लेक्चर से, फर्स्ट लेक्चर जो है 12 का वो भी प्रैक्टिकल के ऊपर है, तो वो भी इंक्लूडेड नहीं। तो 12 का सेकंड, फिर 13 के अंदर 2 लेक्चर्स हैं, वेब सिक्योरिटी और वायरसेस एंड मालवेयर, और 14 में 2 लेक्चर्स हैं, IPsec पार्ट 1, IPsec पार्ट 2।
और 15 के अंदर 2 लेक्चर्स हैं, फायरवॉल्स और पासवर्ड्स। और 16 का एक टॉपिक रह गया है, वो या 2 लेक्चर्स में आ जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके, या वो एक ही लेक्चर में आ जाएगा। वो टॉपिक है ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशंस, वो भी इंक्लूडेड है ओवरऑल आपके अंदर। तो ये बच्चों सिलेबस अभी भी मैंने बता दिया। 26 को जरा मैं प्रॉपर तरीके से लिस्ट की फॉर्म में 14 का अगेन बता आपको दे। हाँ जी, 26 को मैं जरा लिस्ट की फॉर्म में प्रॉपर तरीके से एक्सक्यूज मी बच्चों बताऊंगा, और प्लस 26 को मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आपने वो जो इमरान खान कहता है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है, तो इजी रह के आपने तैयारी करनी है। हाँ जी, क्वेश्चंस। सर एक क्वेश्चन है, वो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल बॉक्स, मैं वर्चुअल बॉक्स को अपने सिस्टम के ऊपर जब इंस्टॉल कर रहा था, तो उसमें जब मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ विंडो को या लिनक्स को, तो वहाँ पर मुझे 64 बिट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का शो नहीं कर रहा, जबकि मेरी उस सिस्टम की जो विंडो है अपनी, वो 64 बिट की ही है। तो वही चीज़ अगर मैं लैपटॉप पे करता हूँ तो मुझे 64 की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल होती है। तो ऐसा क्या यानी कि गलती हो रही है कि वहाँ पे मुझे 64 बिट की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? मुझे ये एक मिनट मुझे चेक करने दे। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, इसकी 2 इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, एक 32 बिट और एक 64 बिट की। कहीं आपने 32 वाली इंस्टॉल ना कर दी हो। मसलन अगर मैं डाउनलोड्स पे जाऊँ, ये आपकी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, तो इसके अंदर हमारे पास डाउनलोड्स के अंदर किधर आ रहा है, विंडोज़ होस्ट पे जाएं अगर आपका विंडोज़ है तो। सर ये बात आपकी मैं समझ गया हूँ, लेकिन जो सेटअप मैंने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया ना, वही सेटअप मैंने सिस्टम में कॉपी करके किया है। तो सिस्टम के ऊपर मुझे 64 की किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑप्शन नहीं एनेबल कर रहा। वो सारी ही सिस्टम 32 आ रही है। वो सिस्टम कब का है? सर वो सिस्टम अभी रिसेंटली बनाया, 1 महीना हुआ है। यानी कि वो कौन सा है, i5 है, i7 है, कौन सर सा है? Xeon का प्रोसेसर है। हाँ, तो वो हो सकता है, चेक करो उस प्रोसेसर की स्पेक्स। कोई प्रोसेसर का नाम पता है, नंबर? सर 1 मिनट, W सीरीज का है कि कौन सी सीरीज का? मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट है। दूसरी चीज होती है कि बायोस में जाके आपने वर्चुअलाइजेशन को ऑन करना होता है। सर जब वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होता है, प्रॉपरली इंस्टॉल होता है, जब मैं इसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने लगता हूँ ना, तब मुझे वो 64 के ऑप्शन नहीं देता, 32 के मुझे ऑप्शन देता है। तो वो फिर आपका प्रोसेसर सपोर्ट नहीं कर रहा होगा 64 को। जबकि उस जाके सिस्टम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपना है वो 64 बिट के ऊपर है। आप जाके ना उसकी जरा मदरबोर्ड के अंदर चेक करो, एक तो पोजीशन देखो है कि नहीं है, सर मैं आपको बताता क्योंकि वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन ऑन करनी पड़ती है समटाइम्स बायोस में। तो हूँ। वो मैं फिर आपकी वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है, वर्चुअलाइजेशन में सारी ऑप्शंस आपके पास आ जाती 1 मिनट में जरा देख के आपको बताता हूँ। है जी। अच्छा बच्चों, और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? बच्चों, अब एक ऑप्शन में आपको एक चीज में आपको और फेवर देने लगूं, ये है कि हमारी जब हम क्लासेस पढ़ रहे थे कैंपस में, तो हमारी 2 असाइनमेंट्स हुई हुई हैं। ठीक है, याद है किसी को 2 टॉपिक्स क्या था? यस सर यार। भाई, जिसको याद है, एक तो था जिसके अंदर को कहा था आपने स्निफर यूज करना है, वायर शार्क, और उसका मैंने आपको दिया था कि आपने कोई पासवर्ड्स डालने हैं और वो पासवर्ड्स ढूंढने हैं और हाईलाइट करके मेरे वर्ड में दिखाना है, उसकी आउटपुट ने शो करनी, और उसमें वो पासवर्ड वाली फील्ड्स को। और एक मैंने था कि कोई ऐसी साइट ढूंढे जिसके ऊपर इंक्रिप्टेड पासवर्ड ना जा रहा हो, यानी कि HTTPS ना लगा हो। समटाइम्स कुछ पुरानी साइट्स ऐसी होती हैं जिन्होंने HTTPS यूज ना किया, तो वो वायरशार्क की आउटपुट के अंदर आपको वो जो आपने पासवर्ड डमी पासवर्ड बेशक डालें, वो आपको प्लेन नजर आएगा वहाँ पे। लेकिन अगर आप फेसबुक का या किसी और जीमेल का या जिसकी प्रॉपर HTTPS यूज हुई है, उसका पासवर्ड आप लोकेट करेंगे, तो वो
आपको इनक्रिप्टेड नजर आएगा, जो आपने एंटर किया होगा वो नजर नहीं आएगा। एक तो असाइनमेंट आपकी ये थी वायर शार्क बेस्ड, ठीक है, और दूसरी असाइनमेंट मैकेनिज्म और सर्विसेज वाली किसी को याद नहीं, इसका मतलब है आप लोग जमा कराते हैं चीजें और भूल जाते हैं। अच्छा, फेवर मैं ये देने लगा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स की वो हो सकता है मिसिंग हो, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के नंबर कटे। मैं ये ओल्ड असाइनमेंट्स के नाम से एक फॉर्म बनाऊंगा, जिस तरह आपने फॉर्म के ऊपर आप क्विज नहीं जमा कराते ऑनलाइन क्विज, तो उसके अंदर 2 फाइल्स अपलोड करने की जगह होगी। जिसकी एक मिसिंग है वो अपनी वो वाली फाइल अपलोड कर दे बना के, और जिसकी दोनों मिसिंग है वो दोनों कर सकता है। और जिन्होंने सारी सबमिट की हुई है उनको वो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो मेरे पास हार्ड कॉपी में सारों की असाइनमेंट्स पड़ी हुई। तो एक तो ये होगी फेवर। दूसरा, एक असाइनमेंट आज मैं आपसे क्विज नहीं लूंगा, आज मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो 1 वीक का टाइम होगा आपके पास उसको सबमिट करने का। एक्चुअली हमारे पास जो नंबर्स हैं वो नंबर्स मैंने आपको देने हैं, और मैं ऑब्वियसली असाइनमेंट्स की जगह क्विजेज हमने ज़्यादा रखी है, तो क्विज 20 मार्क्स का होगा और असाइनमेंट्स के 10 मार्क्स होंगे ओवरऑल टोटल। तो आज की असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। सर सर जी क्वेश्चन जी था बताएं। सर, वो जेऑन का है प्रोसेसर W3550 3550। अच्छा, इसको अभी देख लेते हैं 3550। हाँ, इंस्ट्रक्शन सेट तो इसका 64 बिट ही है। जाके बायोस में से जरा देखें आप कि अगर इसके उधर हो, या फिर उसके बाद आखिरी ऑप्शन यही है कि आप री इंस्टॉल करके देखें वर्चुअल बॉक्स को। सर मैं 3rd टाइम कर चुका हूँ तो स्टिल जो है वही इशू ये आ रहा देखें है। ना, ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, यस। तो इसके अंदर इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, और जिसमें सिस्टम में इंटेल जिसमें वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी हो, वो टेक्नोलॉजी आपको बायोस में से ऑन करनी पड़ती है, वो बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होती। तो इसको जाके वहाँ पे बायोस में लॉगिन करें और उधर से जाके टेक्नोलॉजी को ऑन करें, ठीक है, एनेबल करना पड़ेगा आपको। तो मेरे ओके ख्याल सर, से शायद सोल्यूशन हो जाए। चलें ठीक है सर, मैं इसको ट्राई बाकी करता ये हूँ। मेरी गैस ही है, इसके अंदर जब तक चीज सामने ना हो बंदा ट्राई करके ही आपको पता है कंप्यूटर्स के अंदर चीजों को रिजॉल्व करता है। अच्छा बच्चों, अगर किसी का क्वेश्चन है और तो पूछ ले, फिर नहीं तो मैं असाइनमेंट की तरफ चलूँ। अच्छा, ये हमारे पास असाइनमेंट है, इसको मैंने असाइन कर दिया है, लेकिन अभी आप ओपन बेशक ना करें। उसकी रीज़न है कि मुझे पहले एक्सप्लेन करने दें। आप ज़रा मेरी स्क्रीन की तरफ थोड़ा सा तवज्जो करें। असाइनमेंट के अंदर 2 चीज़ें अटैच हुई हुई हैं, एक वर्ड की फाइल है और एक आपका फॉर्म है। वर्ड की फाइल में इंस्ट्रक्शंस है कि आपने करना क्या है, फॉर्म में आपने वो सबमिट करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस वाली फाइल मैंने ओपन की है, ये मैं यहाँ पे पढ़ के आपको ये इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँ, तो उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन तो आप पूछिएगा। असाइनमेंट का टॉपिक है जी सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर अ यूनिवर्सिटी सिस्टम। सिस्टम से मतलब होता है उसका पूरा सिस्टम, कोई एक कंप्यूटर नहीं, पूरा नेटवर्क या पूरा जिसको हम एज अ सिस्टम कहते हैं। हम बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर हम ये वर्ड यूज करते रहे हैं सिक्योरिटी पॉलिसी, और मैं एक्सप्लेन करता रहा हूँ सिक्योरिटी पॉलिसी एक्चुअली इज अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम लिखते हैं कि कौन सी चीज़ों को किस तरह हमने करना है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं होती कि उसकी कमांड्स किस तरह होंगी, ये नहीं, सिर्फ फैसले होते हैं। मैनेजमेंट बैठ के बनाती है सिक्योरिटी पॉलिसी। जिस तरह मैंने कहा कि आप लोगों को जी ड्राइव पे कितनी स्पेस अवेलेबल है स्टूडेंट अकाउंट्स में, कोई बताए मुझे? आप अपने अकाउंट में 100 MB। हाँ जी, तो ये हाँ जी, अब 100 MB किस तरह आपको दी गई है टेक्निकली, ये पॉलिसी में नहीं लिखा होता। पॉलिसी में लिखा होता है कि एवरी स्टूडेंट विल हैव 100 MB अवेलेबल ऑन शेयर्ड डिस्क। कैसे उसने करनी है ये पॉलिसी का हिस्सा नहीं होता, ये IT मैनेजर्स का काम है उसको अप्लाई करना। पॉलिसी बनाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो आपको इस असाइनमेंट के अंदर एक्चुअली मैं किसी के भी नंबर नहीं काटूंगा, क्योंकि मैंने
मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप परफेक्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाएं, लेकिन मैं आपकी एफर्ट जरूर देखूंगा। अगर मुझे एफर्ट ना नजर आई फिर नंबर कटेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बनाना है जिसके अंदर आपने यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसी लिखनी है। तो पॉलिसी लिखने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, मेन चीजें। वो चीजें क्या है कि कौन से एसेट्स हैं या कौन सी चीजें हैं जो अवेलेबल हैं सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट अवेलेबल है, उसके बारे में इसका मतलब पॉलिसी तो आपने लिस्ट डाउन कर लेने हैं। स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल है, जिस तरह जी ड्राइव है आपके पास। सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, कौन से सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं, कौन से को नहीं होते, वो सारे बाद में होगा। तो आपने मेजर हेड्स बना लेने हैं जो आपके पास आपके सिस्टम में फैसिलिटीज या फंक्शंस अवेलेबल हैं। और दूसरी चीज आपने आइडेंटिफाई करनी है यूजर ग्रुप्स कौन से हैं। स्टूडेंट्स का यूजर ग्रुप है, टीचर्स का यूजर ग्रुप है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का यूजर ग्रुप है। तो 3 या 4 बना लें। आपने कोई एक्चुअल यूनिवर्सिटी का मैं आपसे नहीं पॉलिसी बनवा रहा कि आपको पूरी यूनिवर्सिटी की हायरार्की पता हो, तो आप 3 या 4 ग्रुप्स बना लें। मेन स्टूडेंट ग्रुप है, टीचर्स का ग्रुप है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंदर कौन कौन आता है, अकाउंट्स वाले आते हैं, आपके एडमिशन ऑफिस वाले आते हैं, ठीक है। और चौथा आप बना लें अपर मैनेजमेंट, जिसमें वीसीज और वीसी चेयरपर्सन और इस तरह की डिसीजन मेकर्स, डीन्स, एचओडीज ये आ सकते हैं। तो आप इस तरह 4 ग्रुप्स बना लें। और उस दूसरा ग्रुप किस चीज का बना लें कि कौन कौन से आपके पास सिस्टम्स अवेलेबल हैं, स्टोरेज डिवाइस की पॉलिसी क्या होगी, इंटरनेट की पॉलिसी क्या होगी, वेबसाइट्स की इंटरनेट पे किस किस्म की वेबसाइट्स के बारे में पॉलिसी क्या होगी। तो जस्ट जो आपको यानी कि हर बंदे का क्वेश्चन इसके आंसर जो है वो बिल्कुल सेपरेट होगा। इसीलिए मैंने कहा कोई राइट आंसर नहीं है, कोई रॉन्ग आंसर नहीं है। बस मैंने आपकी एफर्ट देखनी है। आपने 2 सफ़ों का ये डॉक्यूमेंट बनाना है सिक्योरिटी पॉलिसी का। उसका फॉर्मेट, उसकी सारी हेडिंग्स वगैरह आप गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं से कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि आप ज़हन में रखें कि आपने स्पेसिफिक बनाना है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की। अब मैं ज़रा इसको इंग्लिश को पढ़ दूं ताकि इस इंग्लिश लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपको बाद में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट अ सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर अ यूनिवर्सिटीज सिस्टम, मेक श्योर टू डिफाइन रेलिवेंट रोल्स, फंक्शंस एंड पॉलिसीज। तो रेलिवेंट रोल्स मसलन जो मैंने अभी बताया, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, अपर मैनेजमेंट, ये रेलिवेंट रोल्स हो गए। और फंक्शंस, जो फैसिलिटीज फंक्शंस अवेलेबल है सिस्टम्स में, पहले ये चीजें आइडेंटिफाई करेंगे तो इन दोनों चीजों के ऊपर पॉलिसीज बनानी है कि किस यूजर ग्रुप को कौन सी फैसिलिटीज। मसलन आपको अगर 100 MB अवेलेबल है तो मुझे शायद वहां पे 1 GB अवेलेबल है। तो ये पॉलिसी कहीं लिखी ना, तो मैं एग्जैक्ट आपसे कोई फिगर्स नहीं मांग रहा, आप जस्ट कोई पॉलिसी, कोई भी नंबर्स अपने पास से यूज कर सकते हैं। ट्राई टू बी एज कंप्लीट एज यू कैन, जितना, यानी कि ये आप पे है कितना आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं फुल डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा, बट emphasize the university specific aspects, in particular what security goals are the most relevant for a university। ये थोड़ा सा सर्च करें कि यूनिवर्सिटीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी गोल्स क्या होते हैं, उस हिसाब से आप पॉलिसीज बनाएंगे। what roles does or rather should a university have and what should each principal यानी कि यूजर ग्रुप be allowed to do, ठीक है। ये अगेन वही चीज को दोबारा कह रहा हूँ कि हर यूजर ग्रुप के बारे में सोचें, उनको क्या चीजें अलाउ हैं, क्या अलाउ नहीं है। अवेलेबिलिटी, उनकी बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी पे कोई चेक लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, उनके कौन सी साइट्स ओपन होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, हार्ड ड्राइव पे कितनी जगह है, और इस तरह की चीजें। दिस प्रॉब्लम इज अ बिट ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। हर बंदे का आंसर सेपरेट हो सकता है और हर बंदे का आंसर ठीक हो सकता है, but should give you an excellent practice in writing a security policy. Also, you may actually care about such security policy for designing systems used by large number of people। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। लॉजिस्टिक्स यानी कि आपने इसको किस तरह हैंडल करना है। Create your document in MS Word format and upload on the given link in Google Classroom। इसी असाइनमेंट के साथ जिसके साथ ये मैंने डॉक्यूमेंट अटैच किया हुआ है,
दूसरी चीज अटैच है फॉर्म। नो कॉपी पेस्टिंग इज अलाउड फ्रॉम एनीवेयर और फ्रॉम एनीवन। Obviously you can get help from internet and books, but your solution would be specific to a local university, so it's best to take University of South Asia as your example। ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी, क्योंकि आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आप उस एनवायरनमेंट को समझते हैं। तो बच्चों ये एक असाइनमेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को नंबर्स असाइनमेंट्स के ज़्यादा मिले। तो 2 असाइनमेंट्स हमारी हो गई हुई हैं, उनके लिए फॉर्म मैंने दोबारा डाल दूंगा। जिसकी एक मिसिंग है वो एक सबमिट कर दे, जिसकी दोनों मिसिंग है वो दोनों सबमिट कर दे, और जिनकी आ चुकी हैं उनको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये असाइनमेंट सबने करनी है, तो 3 असाइनमेंट्स हमारी इन टोटल हो जाएंगी। कोई क्वेश्चन? सर असाइनमेंट की डेडलाइन क्या है? बच्चों 1 वीक, आज जो दिन है एग्जैक्ट वही दिन नेक्स्ट वीक। ओके सर। खुला डुला टाइम है, इजी होके करें। सर बात सुने। जी बच्चे। सर जो अभी आपने ओल्ड असाइनमेंट का कहा, जी जी। तो सर उसमें अगर मुझे अभी याद नहीं कि मैंने शायद फर्स्ट नहीं दी मेरे ख्याल से, तो फिर दोनों ही कर दूं मैं? कर देना। जिसको नहीं, जिसको एम्बिग्विटी है कि उसकी पता नहीं मिसिंग है या आ गई भी है, वो कर दे। मैं चाहता हूँ असाइनमेंट्स के नंबर एटलीस्ट आप सबको तकरीबन पूरे मिल जाए, ताकि आप लोगों के ठीक ग्रेड है अच्छे। सर पहले वाली कौन सी असाइनमेंट थी? बच्चे अब ये लोग तो आप लोग आपस में करें ना, अब ये इतनी चीटिंग तो मेरे साथ ना करें। एक वायर शार्क की थी, मैं ये बताता हूँ। अब उसमें करना क्या था वो जरा आप अपने किसी दोस्त से, क्लास वालों से पूछें। और दूसरी थी आपकी सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी सर्विसेज और सिक्योरिटी मैकेनिज्म में क्या फर्क होता है। ये बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में है टॉपिक, सिक्योरिटी सर्विसेज और सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स। तो ये यूनिवर्सिटी में सबमिट हुई थी। पर तो मैं अभी सर ये जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म और सिक्योरिटी सर्विसेज के जो असाइनमेंट थी सर, ये तो हार्ड कॉपी आपके पास है? हाँ जी, मैंने वही कहा, जिन लोगों ने नहीं जमा कराई हुई उनको ऑप्शन दूंगा मैं, फॉर्म अभी अपलोड करूंगा, ऑप्शनल है। जिन्होंने सबमिट कर दी हुई है वो नहीं सबमिट करेंगे। हाँ, अगर किसी को एम्बिग्विटी है कि पता नहीं उसने की थी या नहीं की थी, तो वो दोबारा भी कर सकता है, उसकी वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दोनों वायर शार्क वाली असाइनमेंट भी प्रिंट आउट्स जमा हो चुके हुए हैं, और हमारे पास दूसरी भी असाइनमेंट के प्रिंट आउट्स जमा हो चुके हैं। पर सर हम शो कैसे कर सकते हैं कि हमने दी हुई है आपको? बच्चे आपकी सारों की असाइनमेंट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। अगर आप श्योर हो तो आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एम्बिग्विटी है कि पता नहीं दी थी कि नहीं दी थी, तो आप रीसबमिट कर दीजिएगा। ओके सर। लेकिन अभी तक मैंने वो फॉर्म अपलोड नहीं किया, वो 1-2 दिन में कर दूंगा मैं। और उसके ऊपर लिखा होगा बड़ा बड़ा, ओनली फॉर, यानी कि ऑप्शनल और फॉर दोज हु डिड नॉट सबमिट अर्लियर। तो बच्चों आज की असाइनमेंट को समझने में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। चलें जी, फिर ठीक है। टेक केयर, सी यू ऑन ट्यूसडे इंशाल्लाह। ट्यूसडे को अब लाइव सेशन मैंने करना है जी। शहबाज अली पूछे। सर वो लास्ट टाइम मीट में जैसे आपने एक पैटर्न बताया था पेपर्स का, वो इस तरह अभी नहीं, फाइनल में नहीं होगा कुछ इस तरह से? बच्चे यही अभी बताया, 2-3 दफा बता चुका हूँ और फिर बताने लगा था अगर तू ना बोलता, कि जो ट्यूसडे को लाइव सेशन रख रहा हूँ जो यूजुअली हमारा नहीं होता, उस लाइव जी जी सेशन का मेन मकसद 2 है। एक, उसके अंदर मैं आपको पैटर्न और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जी जी। और दूसरा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप अगेन पूछ सकेंगे। ओके सर, थैंक यू। सॉरी मैं लेट आया था सर। हाँ, तो काइंडली ट्यूसडे के लाइव सेशन में टाइम पे आ जाइएगा, ताकि मुझे दोबारा चीज़ें बहुत सारी रिपीट ना करनी पड़े। ठीक है, हमारा वही जो टाइम है 12:30 का, वही टाइम होगा हमारी क्लास का जो टाइम होता है एक्चुअली ट्यूसडे वाले दिन। बच्चों मैंने अटेंडेंस के लिए एक टूल इंस्टॉल कर लिया है जो ये आपकी एक्टिविटीज़ मुझे शो करता है, और मैंने वैसे अटेंडेंस नहीं बोली, समझे जो बैठे हुए हैं आज उन सब की अटेंडेंस लग गई है।
ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ गया है, कौन कितने बजे एंटर हुआ है, कौन कितने बजे लीव किया। ठीक है, ये जीमेल का एक टूल हमारे पास आ गया है। ओके सर। ओके बच्चों, सी यू ऑन ट्यूसडे इंशाल्लाह। टेक केयर, तैयारी करें, आखिरी 1-1.5 हफ्ता रह गया है, थोड़ी सी मेहनत कर लें ताकि ग्रेड्स अच्छे हो जाए। इंशाल्लाह। अरसलान क्या पूछ रहे हो बच्चे आप? बच्चे ये डिसीजन मेरा नहीं है, ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। आपको ये क्वेश्चन अगर करना है तो मैनेजमेंट से करेंगे। ऑब्वियसली टीचर्स ने तो, हम तो एम्प्लॉइज हैं, हमने तो, उन्होंने जो कहना है वो करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन नहीं है एग्ज़ाम, फिजिकल है, इसका डिसीजन मैनेजमेंट की तरफ से हुआ। हमें भी इन्फॉर्म किया गया जिस तरह आपको किया गया। बाकी जब हम मिड पढ़ रहे थे तो हमने फिजिकल सारी क्लासें पढ़ी थी और एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया था, तो इस तरह उस वक्त भी ये चीज़ तो थी। चलो बच्चों, इंशाल्लाह होती है ट्यूसडे को मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।